अब हम जानते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था। अब ये थोड़े शब्द टिपिकल है, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में कहा था कि अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी में शब्द ऐसे भारी भरकम होते हैं जिसके तले दबके एस्पिरेंट्स दबे रह जाते हैं, उनसे उभर नहीं पाते हैं। तो आपको शब्दों पर नहीं जाना, उनकी कंसेप्ट पे जाना, जो पीछे की कंसेप्ट उनमें दी गई है। माइक्रो और मैक्रो की बात करें तो हमें पढ़ना है सर समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि एवं व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में लिख देते हैं मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल तसल्ली से, कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम से पढ़ें, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बाकी हमेशा फिर 2-3 साल में अपना, जब भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप हों, तो 1-1.5 साल में कंसेप्ट क्लियर करके अपना एग्ज़ाम निकालिए। और कंसेप्ट ये क्लियर ना आपके सिलेक्शन के बाद भी काम आएगी। देखिए रटने वाली प्रक्रिया, मान के चलिए आपका रटने से सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन आप क्या अच्छे ब्यूरोक्रेट बन पाएंगे? अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है हमें, अच्छी ब्यूरोक्रेसी बनानी है, अपने भारतीय की राज जो नौकरशाही है उसमें बदलाव करने हैं। तो बेसिकली चलिए आज हम कंसेप्ट समझते हैं कि समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था बेसिकली होती क्या है। सर देखिए समष्टि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको इस तरीके से बांट दे रहा हूँ, इस तरीके से कि ये हटा देते हैं, पूरा भद्दा टाइप का लगेगा ना। चलिए एक सुंदर सुंदर नोट्स आप भी बनाइएगा अपने। तो ये हो गया हमारा बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी के बारे में या फिर समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में। इधर पढ़ाऊंगा मैं, आप बताऊंगा आपको व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए समष्टि अर्थव्यवस्था 1930 के दशक में, थोड़ा फैक्चुअल बात है, 1930 के दशक में एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जॉन मेनॉर्ड किन्स। तो क्या है सर? जॉन मेनॉर्ड किन्स हुआ करते थे। इनको समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। पहला फैक्ट कि 1930 के दशक में इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी इनकी, उसमें इनको समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। उस समष्टि अर्थव्यवस्था को जिक्र किया था इन्होंने। अब देखिए अगर मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें हम। देखिए समझिए, अब समझने वाली बात है, वो फैक्चुअल बात थी। समष्टि अर्थव्यवस्था में हम किसी बड़े विषय का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था में किसी हम बड़े विषय का अध्ययन करते हैं, और वहीं व्यष्टि अर्थव्यवस्था में उस विषय के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। मान के चलिए ये बुक है, इसका अध्ययन, पूरी बुक का अध्ययन तो होगा समष्टि अर्थव्यवस्था के तहत, और इसके अंदर जो टॉपिक होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स जो बटे होंगे, उनका अध्ययन होगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था के तहत। तो किसी बड़ी चीज को समझना, किसी बड़ी अर्थव्यवस्था को समझना, मतलब कि किसी बड़े अर्थशास्त्र को समझना ही समष्टि अर्थव्यवस्था है। और उस समाजशास्त्र, उस अर्थशास्त्र के अंदर छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनका अध्ययन करना, उनके बारे में स्टडी करना व्यष्टि अर्थव्यवस्था होता है। समझ आया आपको? देखिए जैसा कि रमेश सिंह ने एग्जाम्पल दिया है, जंगल के बारे में जानना मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जंगल में जो पेड़ हैं उनके बारे में जानना माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि
इन पेड़ों से ही तो जंगल बना है पूरा। अब देखिए, मान के चलिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में अध्ययन किया हमने माइक्रो में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अब इस छोटे छोटे टॉपिक्स बनने के बाद ये पूरी बुक बन गई या फिर विषय बन गया। ये विषय हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक से एक बुक बन गई, तो छोटे छोटे पेड़ों से पूरा जंगल बन गया। ये वाला एग्जाम्पल दिया है, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल दिया उसमें। मैं आपको थोड़ा सा और आगे चल के ले चल रहा हूँ कि किसी बड़े विषय के बारे में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसी छोटे विषय के बारे में जानना माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि अगर हम बात करें किसी विषय के बारे में, विषय के बारे में जानना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और वहीं छोटे विषय के बारे विषय के तहत विषय के तहत टॉपिक को जानना, या फिर सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं हम, विषय के तहत टॉपिक्स को जानना माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपका कंसेप्ट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली होता क्या है। अब देखिए, मैक्रो जो है ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द है मैक्रो, जिसका अर्थ होता है बड़ा, और ये भी ग्रीक शब्द है जिसका माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा। अब मैंने आपको बता दिया कि छोटी चीज़ के बारे में जानना माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसी बड़े विषय के बारे में जानना मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ गए होंगे आप। अब देखिए, छोटा सा मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अगर मैं एग्जांपल दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो देखिए, इन्फ्लेशन आप सब जानते होंगे। इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। इन्फ्लेशन और आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किया जाता है। नहीं समझे? समझाते हैं। पहले उससे समझाने से पहले एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पे, मैं लिखवा लेता हूँ फिर। अब देखिए, आय तो हम सिंपल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लोगों की आय, लोगों की आय और उनके द्वारा खरीदारी करना। अब क्या है इसमें, एक तो लोगों की आय और खरीदारी, इसमें क्या है बेसिकली सब मेन शब्द इन्फ्लेशन और आर्थिक वृद्धि दर, अगर हम इसको कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब देखिए, लोगों की आय और खरीदारी करना, ये पूरे अर्थशास्त्र के अंदर आता है, पूरे अर्थशास्त्र के अंदर आता है। लेकिन उससे बड़ा विषय होता है महंगाई। महंगाई आय के अंदर आएगी, आय महंगाई के अंदर आएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आय के बारे में जानना और खरीदारी के बारे में अध्ययन करना माइक्रो इकोनॉमी एक छोटा टॉपिक है अर्थशास्त्र के अंदर। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट,
का अध्ययन करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ बड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं हम, बड़ी चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बेसिकली मेन डिफरेंस आपको ये समझ आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ गया होगा आपको समझ में। अगर नहीं आता है तो आप एक बार और देखिएगा, एक बार और मैं समझाता हूँ, इसको रिवाइज करता हूँ। आई रिपीट अगेन, इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी, मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई बढ़ रही है या फिर महंगाई कम हो रही है या फिर मुद्रास्फीति हो रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इनके बारे में जानना, इनके बारे में अध्ययन करना मैक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थव्यवस्था के तहत आता है। और लोगों की आय और उनके द्वारा खरीदारी करना, किसी भी चीज़ की खरीदारी करना, वो आता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था में, या फिर लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें बेचना, वो आता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के तहत या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आता है। समझ आया आपको अभी? अब देखिए एक क्वेश्चन उठता है कि सर क्या मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? तो क्वेश्चन बनेगा क्या डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। दो दोस्त हैं, क्या उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है? तो देखिए समझिए, पहले मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, अगर किसी वस्तु का महंगाई हो जाती है, किसी, मान के चलिए ये पेन है, ये पेन के जो रेट है वो बढ़ गए ज़्यादा, क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस जो है वो हाई हो जाएंगे, हाई होंगे, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा सर। और इन्फ्लेशन किसके तहत होता है, कि मतलब कि कौन सा इफेक्ट है? मैक्रो के तहत या फिर समष्टि अर्थव्यवस्था के तहत? अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन का अध्ययन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत। और देखिए, जब किसी चीज़ का रेट हाई होगा तो क्या खरीदार, अगर मैं पर्सनली हूँ तो मेरे को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो खरीदारी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो और ये कौन सा है? खरीदारी का इफेक्ट कैसे होता है? खरीदारी किस में आती है? माइक्रो इकोनॉमी में। तो क्या होगा सर? परचेजिंग पावर कम होगी तो माइक्रो इकोनॉमी का इफेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का इफेक्ट हो जाएगा ये। अब समझ पाएंगे आप एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है कि नहीं है? जी हाँ, डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर है। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक कि का मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बीच डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा आपको ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपसे जानने की कोशिश की जाएगी यूपीएससी में भी। तो दोस्तों अब देखिए, अगर हम आगे की बात करें तो आगे की क्लास हमारी होगी अब भारत की जो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं एक बार कि शुरुआत में हमने अर्थव्यवस्था से करी। मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के अंदर ही अर्थव्यवस्था बेसिकली होती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो अर्थशास्त्र के अंदर ही अर्थव्यवस्था की पढ़ाई होती है। अब हम बेसिकली अर्थशास्त्र को छोटा मोटा जान चुके हैं। अब इकोनॉमी की बात करेंगे हम कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र हम जान लिए हैं, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं अर्थशास्त्र के तहत। देखिए, मैं मानता हूँ शुरुआत में आपकी छोटी क्लासेस हो रही हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, आप धीरे धीरे जब डाइजेस्ट करना सीख जाएंगे ना, तो आपकी 2-3 घंटे क्लास भी होगी। तो आप शुरुआत में पहले धीरे धीरे डाइजेस्ट करना सीखिए, उसके बाद ही हम आपको अच्छा कंटेंट और मतलब कि ज़्यादा ड्यूरेशन वाला कंटेंट आपको दे करेंगे। और जब आपके हाथ में वीडियो है ये, तो आप तो जितनी चाहे एक दिन में देख सकते हैं, लेकिन आपको समझना है, कोर्स पूरा नहीं करना है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, सही समझ, अच्छी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए आपकी।
तो आपको कम समय में ज़्यादा कोर्स पूरा किया जाए अच्छी समझ के साथ। तो दोस्तों मेरा ये टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, या फिर अर्थशास्त्र की परिभाषा या अर्थशास्त्र है क्या वास्तव में, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मैंने आपको इन कम शब्दों में आसान भाषा में आपको दे दी है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैंने शायद आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप भी उन जिम्मेदार नागरिक बन सकें जो भारतीय अर्थव्यवस्था को या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था को समझ पाएँ, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को समझ पाएँ। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे कि अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर मिलेंगे हम। इकोनॉमी क्या है बेसिकली, इकोनॉमी के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर सेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।